आपने इतनी किताबें लिखी, 400 से ज्यादा किताबें हो गई हैं आपकी? नहीं, 300, 350। उसमें सारे नावल नहीं हैं, 27 जोक बुक हैं। 10 मैंने एक बड़ा भ्रष्ट काम किया था, जेम्स बॉन्ड के नावल लिखे थे, बड़े अच्छे पैसे मिले थे। और फिर 2 सोशल नावल हैं, 2 बच्चों के नावल हैं, तो फिर 3 ये बायो हैं, 3 बायो हैं, फिर भी 270 के करीब फुल लेंथ नावल। 270। गॉडफादर पे काम नहीं किया आपने? गॉडफादर अनुवाद किया था ना आपने? हाँ, मुझे याद था, मैंने जो अनुवाद गॉडफादर का पढ़ा था वो आपने किया था। बड़े बड़े अच्छे पैसे चार्ज किए मुझे। अहमदाबाद के पब्लिशर से जेम्स हेडले चेज का अनुवाद करने के अपने मूल उपन्यास से ज़्यादा पैसे मिलते थे, क्योंकि मैं मानता नहीं था। मैंने अपना लिखना है, मेरे पे टाइम नहीं आया, तू ज़्यादा पैसे ले ले। आई अर्नड हैंडसमली जब तक ट्रांसलेट किया। अब मैं दफ्तर बैठ के कर लेता था, लंच में, या 10 बजे का उन दिनों ऑफिस होता था, अब 9:30। तो आप कितनी जबानें जानते हैं? कितनी जबानें आती हैं आपको? बोलनी लिखनी? बोलनी और लिखनी दोनों? भाई मैं उर्दू फटाटे से पढ़ लेता हूँ, लिखने का अभ्यास खत्म हो गया है। पंजाबी जो है दोनों ही कमजोर है, लेकिन पढ़ लिख लेता हूँ आराम से। सारे जुमले तो पंजाबी में लिखते हैं जो भी है, हिंदी उर्दू तो खैर है। इतने जुमले जो पंजाबी के आप बोलते हैं और जो किताबों में होते हैं। मैं पंजाबी तो हूँ मैं, और कौन हूँ? और पंजाबी होने का भी देखो, 72 साल से दिल्ली में है, सारा डायलेक्ट नहीं बदल है। जितना जोर लगा लिया लोग टोकते हैं। मैंने एक को कहा पटना में, उन्होंने मेरा बड़ा मजाक उड़ाया मेरे इस डायलेक्ट का, तो मैंने सुनी, गौर से सुनी। मैं कि आप बोलना नहीं कोई जना। अपने होस्ट को भी मैंने कहा, ये कलम वालों ने बुलाया था मेरे को, तो एक पत्रकार उड़ा रहा था कि मेरे डायलेक्ट का, मेरी कंटेंट्स का नहीं, किसी बात का। मैं क्या तू पढ़, उसी से पूछा मैंने, मैं क्या कोई बोले नहीं प्लीज़ जब तक मैं बोल रहा हूँ। कहते मैंने कहा तू पढ़ा लिखा है? हाँ, मैं वो लिटरेचर में एमए किया है। मैं क्या अंग्रेजी याकी डायलेक्ट में बोलता है तो बोल के दिखा मेरे को, या ब्रिटिश असेंट में बोलता है। तो जब इंग्लिश बोलता है तो कौन से डायलेक्ट में बोलता है? बात समझ गया वो। मैं क्या बिहारी अंदाज से ही बोलता है ना। मैं अगर पंजाबी में हिंदी बोलता हूँ तो तेरे को क्या तकलीफ है? बात तेरी समझ में आ रही कि नहीं आ रही? लेकिन बात फिर भी नहीं आया। अगले दिन जो अखबार में न्यूज़ छपी लोकल में ना, उसने हिंदी मेरे डायलेक्ट में लिखी, जाता नहीं लिखा, जत्ता, ऐसे करके खूब दिल से मजाक उड़ाया। मैंने अखबार के एडिटर को मेल भेजी, मैं क्या आपको शर्म आनी चाहिए, इसलिए नहीं कि आपने ऐसे वाहियात रिपोर्टर की ऐसी घटिया रिपोर्टिंग की। आपको शर्म इसलिए आनी चाहिए कि जिस प्लेटफार्म का मैं इनवाइटी था उसके स्पॉन्सर भी आप थे, जो स्पॉन्सर थे उनमें एक आप भी थे, फिर भी आपको शर्म नहीं आई कि आपने अपने मेहमान की खिल्ली उड़वाई अपने पेपर में। जवाब कौन देता है ऐसी बात? होगी वो तो मन की भड़ास निकालने की बात होती है। मैं कई बार तो अनाउंस कर दिया मैंने, मैं कहा भाई मेरे आई स्पीक हिंदी इन पंजाबी, इफ़ यू कैन टॉलरेट टेल मी। अगर वो नुक्स निकालने हैं तो फिर मैं आपके मतलब का वो नहीं हूँ, गेस्ट जो है वो। मैं लच्छेदार हिंदी डायलेक्ट में नहीं बोल सकता, मैं तो 4 जुबान की खिचड़ी बोलता हूँ। कहते हैं सर, हिंदी की दुनिया में, लेखकों की दुनिया में राजनीति बहुत होती है, पॉलिटिक्स बहुत होती है। किस चीज़ में? लेखकों की दुनिया में हर जगह है, हर जगह है। ये कुत्ता घसीटी, एक दूसरे की टांग खींचने की एटीट्यूड कहाँ नहीं है? हर जगह है, हर जगह है। आपके साथ भी हुई? मेरे साथ तो सबसे ज़्यादा हुई ना। मेरे से तो कुटते थे दूसरे राइटर, पब्लिशर को कंडीशन लगा आते थे, इसकी किताब छापोगे तो मैं नहीं लिखूँगा। वो अपने आप को अहमियत वाला राइटर मानता था। अब वो पब्लिशर मेरे को कह रहा था भैया तू कोई और इंतजाम कर ले, हमारा राइटर नाराज़ हो रहा है। मैं कहा भाई ये तो छाप ले जो ली है तूने। और नहीं यार, हम उससे वो नाराज़ हो जाएगा, हम उसे नाराज़ नहीं करना चाहते। ऐसे तक शर्तें लगाई राइटरों ने मेरे बारे में कि ये इसकी किताब छापो, मैं छापूँगा, मैं नहीं लिखूँगा। बताओ हाल है। कोई मेरा बचपन का दोस्त, एक स्कूल में एक बेंच में बैठने वाला, वो ये भाषा बोले। मैंने कभी शिकायत नहीं की उससे, मैं कभी शिकायत नहीं की उससे।
और ट्रेजेडी देखो उस पब्लिशर की जिसने मेरे को भगाया ये कह के कि वो नाराज हो जाएगा, उसकी उससे भी नहीं बनी। वो फिर मेरे को फ़ोन कर दिया, यार तू लिख। मैं क्या तू लिख बेटे, ये बंदर का घंटा है, जब मर्जी बजाओगे जब मर्जी बंद कर दोगे, क्या करें, बहुत कुत्ता घसीटी थी। और हिंदी साहित्य की दुनिया ने आपको अपना माना नहीं? अब तो थोड़ी बहुत पूछ होने लगी है 3-4 साल से, लेकिन पहले माना नहीं। मजाक, खुला मजाक उड़ाते हैं। बुरा लगता था? बुरा लगता था, नाजायज लगता था। कोई फेस टू फेस बात होती थी तो मैं एडवोकेट करता था, भी तुम गलत हो, ये एटीट्यूड खराब है। अंग्रेजी में ऐसा भेद नहीं है, हिंदी में क्यों भेद है इतना? है जी, अंग्रेजी में तो ऐसा कोई भेद नहीं है, वहाँ राइटर तो राइटर है, राइटर टू राइटर हिंदी में है। हिंदी में बड़ा भेद है। आपको क्यों लगता है, क्या वजह है इसकी? वो वजह ये है ना जी, उनकी महनती खराब होती है। उनकी 1000 किताब छपती है, 10 साल में खत्म नहीं होती। उन्होंने अपने आप को सेमिनार्स में मीटिंग्स में, वो लिटरेरी फेस्टिवल में चर्चित बंदा बना के दिखाना है और एक दूसरे की तारीफ करनी है कि तेरी किताब छपेगी तो मैं वाह वाह कर दूंगा, मेरी छपे तो तू कर देना। ये पक्की बात है। किताब तो उनका कोई, जैसे हमारी किताब का कंज्यूमर की तरह गाहक है, उनकी किताब का तो गाहक नहीं है कोई। आप कल्पना कर सकते हो किसी लिटरेरी राइटर के बारे में बुक स्टॉल पे आज मई किताब आई है, ऐसा कभी कहता सुनता की कल्पना कर सकते हो? मेरे नावल की बंदा 15 दिन चक्कर लगाने को तैयार है, उसको अल्टरनेट बताओगे वो लेगा नहीं, वही चाहिए, वही मांगता है, वही मांगता है। तो ये औकात, ये हैसियत पैदा करने में मेहनत लगती है, वक्त लगती है, बहुत जानमारी करनी पड़ती है, जो हर कोई नहीं करना चाहता। सबको तो ये चाहिए। कैसे हो? मेरा बॉस था, एक बात पे गुस्से हो गया कहीं किसी बात पे, तू नौकरी कब करता है, सुना है तू नावल लिखता है वगैरह वगैरह। मैं कह नौकरी के टाइम नौकरी करता हूँ, तुम्हें मेरे बाकी कामों से क्या मतलब है? हाँ, बड़ा झगड़ा हुआ। मैं भी ऑफिसर था उस वक्त। कहता नहीं, तेरे बेंगलोर में कंप्लेंट है कि तू अपना प्राइवेट धंधा कर रहा है। मैं क्या प्राइवेट, पनवाड़ी की दुकान चला रहा हूँ। यही कहा मैंने उसको। मैं क्या रनिंग ग्रोसर शॉप, क्या चलता, रेस्टोरेंट चला रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो नहीं, ये फॉरबिडन है, आपको परमिशन लेनी चाहिए। मैं क्या पता करना, अगर कोई कहेंगे हेड ऑफिस वाले कि इस काम के लिए परमिशन की जरूरत होती है तो फिर मैं नौकरी ही छोड़ दूंगा। अच्छा, मैंने कहा, मेरे को रूल पता था, ये परफॉर्मिंग। और आप नौकरी छोड़ने को तैयार थे लिखने के लिए? नहीं, पढ़नी, नौकरी छोड़नी नहीं, पढ़नी थी भाई। दिस कम्स अंडर परफॉर्मिंग आर्ट्स। आप अगर सितार बजाते हो, स्टेज पे डांस करते हो, गाना गाते हो, थिएटर करते हो, ये इनको दीज आर कॉल्ड परफॉर्मिंग आर्ट्स। इसके लिए कहीं पाबंदी नहीं है, कहीं मनाही नहीं। अपना कारखाना लगा रहे हो घर पे, कोई ग्रोसर शॉप खोली हुई है, तब पाबंदी है। और उसमें भी ये है कि 1/3 जो कमाइएगा है आपको कंपनी को जमा कराओ। ऐसे कौन कराता है? पैसा मैंने कमाया तो मेरी 1/3 कमाई मेरी तनख्वाह से ज़्यादा होती है, हो जाए अगर, तो मैं वो कंपनी में जमा कराऊँ तो मैं यहाँ फोकट में नौकरी करने आता हूँ। तो रूल नहीं समझते थे वो लोग, गुस्से में एक्ट करते थे। मैं क्या ठीक है, करना, कंप्लेंट करना, आई विल रिप्लाई टू बेंगलोर। तो आ गया वहाँ से एक इंक्वायरी करने वाला, तुम क्या करता है? मद्रासी। मैं क्या करता है? नावल लिखता है। किधर छपता है, क्या करता है, कितना पैसा कमाता है? मैं क्यों पूछता है? मैंने 4 डायरेक्टर के नाम बता दिए उसको, जो कंपनी के डायरेक्टर थे, जो टॉप पे हैसियत होती है। मैं क्या, उसका आर्टिकल इलस्ट्रेटेड वीकली में छपा है, उसका आर्टिकल हिंदू में छपा है, सबकी इंक्वायरी कर ली तूने? तब जाके तो उसकी समझ में आया है मैं क्या करता हूँ। अच्छा, तुम वैसा करता है, हाँ ठीक है, ओके, यू आर एक्सोनरेटेड। मैनेजर को मेरे सामने बुला के बोला, ही इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। बेकार बुलाया दिल्ली मेरे को। तो ये बात है ना, कुड़ के क्या बात करने के वो पड़ेगा, क्या फ़ायदा है? मेरी जनरल बात बता रहा हूँ। मेरी कैरी होम सैलरी जब रिटायर हुआ था तो 12,000 रुपये थी, जबकि आज चपड़ासी की 25,000 होती है। और उस वक़्त भी मेरे को 2.5 लाख रुपए नावल के मिलते थे। मैंने फिर भी नौकरी की और किसी पे धौंस नहीं दी इस बात की, किसी को धौंस नहीं दी इस बात की। कभी ईमानदारी से पूरा, कभी लेट नहीं आया, कभी जल्दी उठ के नहीं गया सीट पर से।
मुंबई फिल्म इंडस्ट्री से आपकी नहीं बनती है, बहुत खड़े पैर है, अभी भी 4 प्रपोजल है, लेकिन आप देते नहीं हैं उनको। देते इसलिए ना, घटिया कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, खरीदने हैं जो राइटर खरीदने हैं, यही नहीं सब फैसला कर पाते। भांत भांत की वाह यार छटके आते हैं, 12 पेज का एग्रीमेंट भेज देते हैं। अभी पड़ा है यहाँ पे 6 लाख रुपए ऑडियो के मिल रहे थे मेरे को, मैंने हाँ भी कर दिए, हाँ भी कर दिए। अजीब अजीब शर्तें लगाने, उस आदमी उस एग्रीमेंट को पढ़ने के लिए 15 दिन चाहिए, और उसके बाद भी आप कहोगे जरा वकील से बात कर लूँ तो अच्छा हो। मैंने तो समरी है, एग्रीमेंट बनाओ, ये मेरी ये आइटम है, ये आपको चाहिए, आप मुझे इतने पैसे दोगे। पेंगुइन में कहते शर्म आती है, उन्होंने जो पहला कॉन्ट्रैक्ट मेरे को दिया था जब मेरी मत्था लगा था, तो उसमें ये लिखा हुआ था कि the inventions that has been वो क्या वर्ड होता है, that thing वो outlets that already been invented and those that will be invented in future any time, चाहे मंगल ग्रह पे हो चाहे चांद पे कोई इन्वेंशन हो जाए, उसके भी कॉपीराइट होल्डर हम हैं। ये भाषा थी किताब की, ये भाषा थी किताब। मैं कह राइटर को गले में रस्सी डाल के खूंटे पे बांध के रखो, नहीं जुल्म है, मजबूर है हर किसी के साथ थोड़ी करते हैं। पर आपके पास तो मुंबई से इतनी कॉल आती होंगी, इतना बहुत ज्यादा एवरी सबको फ्री चाहिए, वो आगे प्रपोजल बेचेगा और फिर मेरे को भी 4 पैसे दिखा देगा। और आपकी किताबों को लेके कंट्रोवर्सी भी होती रहती है, वो गलत सलत दिखा देते हैं, अभी हो गई थी पीछे, अभी मैंने बंद करवाई ना, उसके अपॉलॉजी लेटर मैंने पब्लिश किया। हाँ। डर गए थे मैंने कहा मेरी पढ़ रहा है और गंदी बातें बोल रहे हैं जुबान से। मैंने बहुत नोटिस उसको भी दिया, 4 जनों को नोटिस दिया था। सेम इवनिंग कॉल आ गई थी उनकी, जो कुछ करना नहीं, कोर्ट में ना जाना। 1 घंटा बात ही मैंने नहीं की, लड़की ने की मेरी, उन्होंने कह दिया है वो बहरे हैं, वो नहीं सुन सकते हैं। मैं क्या, मैंने आधा मिनट बात की, मैं क्या रिटर्न अपॉलॉजी आई वांट एंड आई विल पब्लिश इट। कहता जी कल ही भेजते हैं। इतना लिहाज मांगता था, कहता जी फ़ौरन कुछ नहीं हो सकता क्योंकि बहुत जगह फैली होती है ये चीज़, उसको समेटने के लिए। तो बाद में उन्होंने वो वादा तो किया था कि वो डायलॉग निकाल देंगे, डायलॉग नहीं निकाला, वो मेरी किताब को ब्लर कर दिया। मैं उतने से भी राजी था, पर आप नहीं चाहते आपकी किताबों पे फिल्म बने या सीरीज बने? चाहता तो हूँ, लेकिन मेरे को इतना पैसे के पीछे भाग के कंप्रोमाइज नहीं मंजूर। किस तरीके के कंप्रोमाइज मांगते हैं? मैंने उनको भी नोटिस दिया था, ये जितेंद्र की लड़की का क्या नाम है, उसकी कंपनी का क्या नाम है, एल्ट वालों का, एल्ट वाला जी। उन्होंने मेरे ये सुधीर कोहली कैरेक्टर अपने उसका बना लिया, सीरियल का। सब आते हैं, सब कुछ सुधीर कोहली नाम समेत सब कुछ है। वो तो सीरियल ही पिट गया, इसलिए ज़्यादा उछली नहीं बात कोई नहीं आता। एक तो बम्बे से ऐसा बंदा है, वो कह रहे हैं जी देखो आप कुछ कर लो, लोग बहानों से आपकी छोटी इवेंट चुरा के अपनी फिल्मों में लगा रहे हैं, आप क्यों ऐसा होने देते हो? आप पहले हाजिरी लगाओ कि अब आप फिल्म में लिखते हो, किसी की मजाल नहीं होगी। अब मैंने किसके साथ हाजिरी लगाऊँ, सब तो चौड़े होकर दिखाते हैं। फॉक्स स्टार इतनी बड़ी कंपनी घर में आया, वकील भी साथ ही ले आया, लहर में, उसको इतनी गारंटी थी कि राइटर फ्लैट हो जाएगा कि बॉम्बे से चल के आया, चेक भी ले आया। ये 12 साल पहले की बात है, ये 5 लाख रुपए पकड़ो, 65 लाख रुपए की डायरेक्टर का ट्राई करो। तो मैं क्या भाई एक ही कंडीशन है, कहते नहीं कंडीशन, उसको सुनाने लग गया। तब तक 38 नावल लिखे थे मैंने विमल के, ये सारे आप हमें कमिट करोगे हैं, पैसे एक के मिलेंगे। अब मैं क्या तू 200 साल में नहीं बना सकता 38 फिल्में, तो ये सारे वो क्यों चाहिए? नहीं जी यही रूल है, यही कंपनी ने, बॉसेस ने यही बताया है, आप विमल कैरेक्टर कहीं यूज़ नहीं कर सकेंगे अगर हम बनाएंगे तो। मैं क्या तो फिर सारी किताबों के पैसे दे, कहते नहीं ये 5 लाख रुपए मिलेंगे। मैंने उसको यही काम है कि बाहर जा। तो फिर बॉम्बे से उसकी बॉस थी, वकीलों की बहुत बड़ी फर्म थी, औरत थी बॉस उसकी,
उसने मेरी फॉक्स स्टार से आगे ट्राई पार्टी वो कराई। मैंने उसको भी यही कहा, मैं कहा तुम पागल हो, ये ऐसे होता है कहीं पे? तुमने कहानी खरीदनी है कि लिखने वाले के कपड़े भी उतारने हैं? नहीं मानी मैंने। एक शाहरुख के लिए बोला मेरे को, कहता जी आप नटवर लाल पे स्क्रिप्ट लिख दो, आपके सिवाय कोई नहीं लिख सकता। शाहरुख इज़ वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस, कि आप लिखोगे। मैं क्या लिखता हूँ, ठीक है। इंतज़ार किया, मैं को पैसा वैसा को कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है। वो बंदा मेरा मालूम वाकफ़ था पहले से, मनीष हरिप्रसाद नाम है उसको, पहले वो UTV में था, हमारे घर आता था, मेरा रीडर था। तो ठंडी पड़ गई, जो ही पैसे मांगे बात। अब पैसे भी ये थोड़ी है कि ये लोग 5,000 रुपये ले। हाँ सही बात है। नहीं, फिल्म में मेरा बातें तो फिल्म का उसका कॉन्ट्रैक्ट आप पढ़ो और आप मेरे को समझा दो, तो आप कहोगे मैं सारी बातें मैं ही नहीं समझ रहा था, आपको क्या समझाऊँ। उन्होंने स्टीरियोटाइप्ड बनाया हुआ है। एक ने मेरे को, मैंने सारा कुछ फाइनल कर लिया उसके साथ, वो उसका नाम भी मशहूर था, वो बॉम्बे में जो बड़ा मंदिर है जिसकी बड़ी महिमा है, उसका क्या नाम है? सिद्धिविनायक। सिद्धिविनायक फिल्म, उसका फिल्म का नाम ही सिद्धिविनायक था। उसने सलमान खान के साथ 2 फिल्में बनाई हुई थी। मैंने सारी बात की हामी भी भर दी। उसने मुझे 32 पेज का सिंगल स्पेस पे साइन किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट भेजा। मैं कहा भाई इसको कोई समरी बना के भेजो। कहता है ये समरी बना के ही भेजी है। 32 पेज को भी कह रहा है। कहता है ये आप ही पढ़ रहे हो, कोई पढ़ता ही नहीं है, साइन करते हैं वो तो, पैसे पकड़ो साइन करो। मैं कहा मैंने नहीं किया, 32 पेज का कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए। अरे ये तक लिखा हुआ था कि अगर कोई आप हमारे पे मुकदमा होता है एज ए प्रोड्यूसर फिल्म के, तो राइटर को हमारे बगल में साथ खड़ा होना पड़ेगा। क्यों, मैंने क्या गुनाह किया है? नहीं हो सकता। एक बार पिघला था एक बंदे से, तो वो ये कोरोना से वो फिर बैकआउट कर गया। मैंने हामी भर दी कॉन्ट्रैक्ट भी, अपने हिसाब से उसको छोटा भी करा लिया, ऊट पटांग टर्म भी वो मान गया, दूर कर दे। तो 30 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट था, 5 लाख एडवांस मिलने थे, तो वो उतने में ये हाहाकार मच गया। अब उससे कोई कम्युनिकेशन नहीं है। अब वो कम्युनिकेट करेगा तो मैं मना कर दूंगा। ये ऑडियो जो स्टोरी टेल में बनता है उस पर पिघला था मैं, क्योंकि उन्होंने मेरे कहने से पहले ही कह दिया था कि आप बेशक छपवा लेना, हमारी ऑडियो रिलीज़ होने के 6 महीने बाद आप नावल छपवा भी लेना। वो सारी बातें मेरे को जची। वो बीच बीच में फिर कोई ना कोई फुरहरी लगा देते थे। इसी चक्कर में 3 महीने हो गए। तो मैंने फिर उसको फाइनल जवाब यही दिया था, मैं क्या जो इतना टाइम लगता हो जिस बात के नेगोशिएशन में, वो नेगोशिएशन के काबिल ही नहीं है। मैंने ख्याल ही छोड़ दिया है। नहीं, हम बड़े इच्छुक थे कि आपसे हमारी एसोसिएशन बने। इच्छुक कहाँ है तुम? इच्छुक में तो तुमने वो मक्खी डाली हुई है। नहीं होता, मेरे से नहीं होता। और वो आधे जो होते हैं ना, वो उसी चक्कर में होता है कि मैं उन्हें कि नावल के राइट लिख दूँ और वो आगे नेगोशिएट करें कि हमारे पास फलाने फेमस राइटर का नावल है तो वगैरह। मैं क्या पागल हूँ, मती मारी हुई है मेरी। मैं क्या आई डोंट नीड ए नेगोशिएटर और वो जो दलाल नहीं चाहिए मेरे को। आपने इस कोरोना काल में कितने नॉवेल लिखे? कोरोना काल में मैंने बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया। आई रोट 3 बुक्स। तीनों नॉवल? जब नहीं अभी छपनी तो एक भी नहीं थी। छपी तो उनका फरवरी का वादा था। फरवरी आ गई हुई है, मार्च में शायद आ जाएगी। और बाकी दो तो एक तो पार्ट का ही है, छप के रहेगा, जून में छप जाएगा। एक वही था जो उनको नेगोशिएट किया था, 6 लाख रुपए मिल रहे थे, 5 लाख पब्लिशर से भी मिल जाने थे। मैंने कहा बड़े अच्छी कमाई हो जाएगी, पर वो फिर तंग आ गया मैं। रोज़ नई ऑब्जेक्शन आ जाती थी, रोज़ नई ऑब्जेक्शन आए। नहीं हमें वो क्या वो ऑडियो के साथ साथ हमारे पास वो राइट्स भी होने चाहिए, ये बुक के। मैं क्यों होना चाहिए, तुम्हारा कारोबार थोड़ी है ये बुक। मैं ये पक्के पब्लिशर्स को भी कहता हूँ, मैं कहता तुम क्यों पब्लिशर के अलावा बाकी राइट्स मांगते हैं? आपको मांगने नहीं चाहिए, शर्म आनी चाहिए आपको। देखो ना, आपने जितना गुड़ डाला उतना मीठा हो गया।
आपने मेरे को 5,000 किताब कहा ये हम छापेंगे, मैं 5,000 की आपने मुझे रॉयल्टी दे दी, 5,000 आपकी किताब बिक गई, तो दिस इज़ ए फेयर डील। इसमें सालाना राइट फलाना राइट ये भी हमारे पास हो, वो किस लिए? कि पान में लौंग है कि पान खरीदोगे तो लौंग मिल ही जाएगा? कोई जवाब नहीं। उसका जवाब एक ही है, राइटर मजबूर है, वो कहेगा यस सर, मान जाता है। राइटर मजबूर है, जो नहीं मजबूर उनको वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट दिखाते ही नहीं। ये भी तो बात है ना। आप कहते हो ना राइटर नहीं है, राइटर तो ढेर हैं, सारे ही राइटर हैं। जो चिट्ठी लिख सकता है वो किताब भी लिख सकता है, वो ये सोच के चलते हैं। लेकिन सारी राइट चैनल से छप तो नहीं जाती ना किताबें, छप तो नहीं जाती ना। कोई कह देते हैं कि जी इस काबिल ही नहीं है छपे, 70 तरह की बातें। लोगों को भाषा तक लिखनी नहीं आती और नावल लिखे हैं, हम एक किताब लिखे हैं, आप छपवा दो। बताओ, राइटर को कहेंगे आप छपवा दो, भाई राइटर को कह रहे, पब्लिशर को कहे आप सिफारिश कर दो, क्यों कर दो, तुम मामा लगता है। आम चिट्ठी भी, ये भी वो। सर, हम जैसे बहुत सारे लोग आपको गुरु मानते हैं, आप किसको अपना गुरु मानते हैं? किसको अपना गुरु मानते हैं? गुरु नहीं है, बंदा डिफरेंट चैनल से भी सीख जाता है, एक जगह फोकस नहीं होता। मैंने कई जगह से कई कुछ अपने ट्रेड को, अपने कारोबार को पॉलिश किया है और उस मुकाम पर पहुंचाया है कि अब मुझे किसी की सलाह की या किसी की प्रेरणा की, या जिसको कहते हैं ना वो क्या, ये हम उससे हमने उसको पता नहीं क्या वर्ड लगाते हैं, इंस्पायर हुए, इंस्पायर्ड बाय। वाई इंस्पायर्ड बाय? वो भी तो ठगी है। वाई इंस्पायर्ड बाय? यू बिकम इंस्पिरेशन फॉर अदर्स, वाई यू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम अदर्स? आप अपने आप को इम्पॉर्टेंट नाम समझते हैं इस मामले में, तो आपको शोभा देता है कि आप कहीं से कोई सीक्वेंस ऐसे कर रहे हैं और कह जी मैंने तो ये वो उनको वो दिया है, क्या वो गुरु दक्षिणा क्या वगैरह ऐसे वर्ड जो लगाते हैं, सब बेशर्मी की बातें, बेशर्मी की बातें। इसलिए नहीं आते। मैंने देखो मेरे कई चैनल है, मैं पढ़ता बहुत था। एक 19th सेंचुरी के राइटर हुए हैं, मुझे उनका इस वक्त नाम नहीं याद आता, उनकी कोटेशन है, कहता है मैं ऐसे लेखक का कभी तरफदार नहीं बन सकता जिसने जितना पढ़ा है उससे ज़्यादा लिखा है। देख फर्क समझ रहे हैं? जी जी जी। पढ़ा कम है, लिखा ज़्यादा है। कहता है मैं ऐसे लेखक का तरफदार कभी नहीं बन सकता। सैमुअल जॉनसन, 19वीं सदी। मैंने गुलजार साहब का एक कोट पढ़ा था, उन्होंने लिखा था कि 100 नज्म पढ़नी पड़ती हैं तब एक नज्म होती है। बिल्कुल सही कहा, मैं भी यही कहता हूँ। अगर नकल भी मारनी है तो एक जगह से तो नहीं मारी जाती ना। आप 50-60 नावल पढ़ोगे तो आपको कुछ अपना सूझेगा। अब आपको मैं यूं पकड़ लूं और ऐसे शुरू कर दूंगा तो वो तो फिर एक ही बार करोगे, एक ही बार करोगे। ये तो मैं भी समझ गया हूँ कि पढ़ना बहुत पड़ता है, बगैर पढ़े आपको ज्ञान अर्जित नहीं होगा। जब पढ़ने की स्टेज इतनी आ जाती है जो आप कह रहे हो, तो आप ओवरफ्लो ही राइटर बना देता है। आपके अंदर से एक आवाज़ आने लगती है कि मैं लिखूं, अंदर से आवाज़ आने लगती है ओवरफ्लो की वजह। मैं तो क्या बताऊं, माई लाइफ इज़ डेडिकेटेड टू रीडिंग एंड राइटिंग। मैंने ज़िंदगी के सारे आनंद कुर्बान कर दिए एक ही काम करने में, कि मैंने राइटर के तौर पे किसी मुकाम पर पहुंचना है। लोगों की छुट्टी होती है, मैं छुट्टी के दिन 15 घंटे काम करता था। लोग बीवियों के साथ वीकेंड के प्रोग्राम बनाते हैं, मैं नावल लिखता था। लोग बच्चों का भविष्य सुधार रहे होते हैं, मैं नावल लिखता था। लोग अपने कंजुगल ड्यूटीज़ डिस्चार्ज कर रहे होते हैं, मैं नावल लिख रहा होता। मैं तो मशीन बन गया था कि क्या करूं। लेकिन यही था कि किसी तरह से 4 पैसे हाथ आए, किसी तरह से कोई माली औकात बने, माली औकात बनी। लेकिन ऐसी तो नहीं बनी ना जैसे वो बोरा भरा हुआ हो। ये है कि जो बुनियादी ज़रूरतें होती हैं और जो इंसान के ख़ास शौक़, किसी तरह के एक्सपेंसिव शौक़ हैं, वो पूरे हो जाएं तो आप समझो आपने अच्छी कमाई कर ली है। यू वांट टू हैव ए ड्रिंक, व्हाई हैव ए हैवर्ड, व्हाई नॉट ब्लैक लेबल। ये फ़र्क जो है ना, ब्लैक लेबल तो आप ही ने सिखाया सर। मैंने सिखाया।
और ब्लैक लेवल के बारे में एक मुहावरा मशहूर है कि उतनी स्कॉटलैंड में नहीं बनी जितनी इंडिया ने पी है। सब डुप्लीकेट होती है, सब डुप्लीकेट होती है। शायरी आपने सिखाई, शायरी आपकी किताबों से सीखी हमने। मैं वही शेर, मैं शायरी का कोई शौक नहीं है मेरे को, मैं शायरी पढ़ता हूँ वो शेर छांटने के लिए जो मेरे नावल में कहीं काम एक शेर सारे लोग दुनिया, सारी दुनिया कहती है उसको, वो आए घर हमारे, खुदा की कुदरत है, कभी उनको कभी अपने घर को देखते हैं। लेकिन आपने जो लिखा था किताब के अंदर वो मेरे दिमाग में छप गया और वो मुझे वहीं से याद है। अब आप सोचेगा को आपने कौन से नॉवेल में लिखा था? सुना है जब से उनको चोरी की आदत है, हमें हिफाजत सामा की सख्त दिक्कत है, हर वक्त गौर करे किसको इतनी फुर्सत है, वो आए हमारे घर में, खुदा की कुदरत है, कभी आप उनको कभी अपने घर को देखते हैं, कुछ चीज उठा के न ले। सुना है जब ये आपने लिखा था और ये मुझे तब से याद है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं चाहूंगा कि आप बस यूं ही लिखते रहें, तंदुरुस्त रहें, सेहतयाब रहें और हमें नई नई किताबें देते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।